बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो लेट यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट उन तमाम लोगों के लिए कि जो एलएलबी में दाखिला के ख्वाहिशमंद हैं, उन लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी। क्योंकि आपको अगर पता हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एचईसी और पाकिस्तान बार कौंसिल ने लेट यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट का आगाज़ किया है। एलएलबी के अंदर दाखिले के लिए इस टेस्ट को ज़रूरी करार दिया गया है। सिर्फ वो लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट में 50% मार्क सिक्योर करेंगे वही एलएलबी में दाखिले के लिए क्वालिफाइड है। अगर मैं सिंपल क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो एलएलबी में दाखिले के लिए लेट का 50% पास, उस नंबर के साथ पास होना, और एफए, एफएससी, आईकॉम, आईसीएस यानी कि इंटरमीडिएट क्लासेस का सेकंड डिवीज़न में पास होना ज़रूरी है। थर्ड डिविजनर लॉ एडमिशन टेस्ट उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह जिनके 50% से कम नंबर होंगे वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई भी इदारा, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ये कहे कि बग़ैर लेट के वो आपको दाखिला दे देंगे, कुछ भी ऐसा होगा, तो ये इंतहाई गलत, ये झूठ है। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि वैसे हम लोग जुडिशरी की तैयारी करवाते हैं, गेट जो कि एलएलबी कंप्लीट करने के बाद उसकी तैयारी करवाते हैं, लेकिन इस सेशन में बाकायदा तौर पर इंशाल्लाह हम लॉ एडमिशन टेस्ट का आगाज़ कर रहे हैं। और उसकी बेसिक रीज़न जो लोग जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेजेंड्स लॉ कॉलेज जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो चुका है, हमारी जो लाहौर ब्रांच है, और उसके हवाले से हमने एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं। तो लिहाजा वो तमाम लोग जो हमारे पास अभी इस एडमिशन के लिए आ रहे हैं और उनका लेट पास नहीं हुआ, तो उन तमाम बच्चों के लिए मैंने ये लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि लेट की क्लासेस, और जो लोग हमारे कॉलेज में इंशाल्लाह दाखिले के ख्वाहिशमंद होंगे, हम उनसे लेट के किसी भी किस्म के चार्जेस नहीं लेंगे। क्योंकि उनका जो पहला स्टेप है अगर वो अच्छे तरीके से होगा तो आगे वो वकालत का जो अपना मैदान है, फील्ड है, उसको ज्वाइन कर सकेंगे। इस मकसद के लिए जो लोग अपने घर में बैठ कर तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं ये बता दूँ कि लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से हमारा जो सेकेंड एडिशन, और इस बुक के लिए सिंपल इतनी सी बात मैं कह दूं कि जितने भी आज तक लॉ एडमिशन टेस्ट के पेपर आए हैं 70 to 80% पेपर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इसी किताब में से आ रहा है। ऐसे स्टेटमेंट जो इस बार भी आया और जो पहले भी आए वो इसी में से ही आ रहे हैं। और बाकी जो आपके जीके और जनरल क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इस बुक में से सेट किए जाते हैं। जितने पास्ट पेपर आज तक आ चुके हैं वो सब के सब इस बुक के अंदर मौजूद है। जो लोग यानी कि घर में बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको मैं गुड न्यूज़ दे देता हूँ, क्योंकि लाजमी तौर पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा जो कॉलेज रजिस्टर हुआ उस हवाले से तमाम वो लोग जो इस बुक को भी परचेज़ करना चाहेंगे उन लोगों के लिए मैं जो है वो 50% डिस्काउंट का एक ऐलान कर देता हूँ, ताकि आप लोग अगर इस बुक को घर में बैठ कर लेना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं। और साथ में नंबर लिख देता हूँ 0321515152। इस पे जब आप कांटेक्ट करेंगे तो फर्दर जो होम डिलीवरी का जो भी प्रोसेस होगा वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। बट ये बुक आलमोस्ट पाकिस्तान में हर जगह पर, और उसके बाद जो हमारा कॉलेज है कलमा चौक गुलबर्ग 3 में, यहाँ पर भी आपको ये बुक अवेलेबल होगी। तो तैयारी के लिए बुक, और बुक के साथ साथ जैसा कि भी आपको हमने बताया कि आज से हमारी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हो रही है बाकायदा तौर पर, तो वो लेक्चर्स वगैरह भी अवेलेबल होंगे उन तमाम लोगों के लिए जो हमें आगे इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। क्योंकि जब तक आपका लॉ एडमिशन टेस्ट पास नहीं होगा आप एलएलबी में दाखिला नहीं ले सकते। और क्योंकि जो ये अभी करंट टाइम है, आप लोगों को पता है कि 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, और 22 जनवरी जो है इसकी डेट आई है एग्ज़ाम के लिए। और जो लोग इस डेट पर इसको क्लियर करें उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ आप कह लेंगे, एक इन्फॉर्मेशन कह लें कि क्योंकि अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ओपन हैं, लिहाजा जो लोग इस लेट में इसको क्लियर करेंगे उनका पूरा 1 साल बच जाएगा, और वो लोग इसी सेशन में दाखिला लेकर सितंबर में पेपर देकर अपना पूरा एक कीमती साल बचा सकते हैं। तो लिहाजा ये अब अगली बात है, क्या ये 15 से 20 दिनों में तैयारी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, टाइम है। जिस सीक्वेंस के साथ हम लोग इंशाल्लाह चलेंगे, अगर आप लोग दिन में 3 से 4 घंटे इसको वक्त दें तो बहुत आराम से आपका जो लॉ एडमिशन टेस्ट है वो पास हो सकता है। अगली कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि एलएलबी अब 5 साल का प्रोग्राम ही है। एलएलबी के अंदर जो 3 इयर्स के प्रोग्राम थे वो पाकिस्तान में बैन हो चुके हैं। कुछ एक्सटर्नल प्रोग्राम आफ्टर बैचलर स्टिल है, बट वो बहुत उनकी फ़ीस वगैरह हाई है, वो अफोर्डेबल नहीं है।
लेकिन LLB पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 5 ईयर सिस्टम। इसमें एक तो यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं और सेकेंडली जो है वो आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटीज़ में कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो सरकारी यूनिवर्सिटी, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, बहुत ज़करी यूनिवर्सिटी, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अदर यूनिवर्सिटी जैसे मिनहाज यूनिवर्सिटी, रिफा यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी। तो जब बात आएगी यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी में LLB 5 ईयर प्रोग्राम जो होगा वो हमेशा रन किया जाएगा सेमेस्टर सिस्टम के अंदर। 10 सेमेस्टर्स होंगे, वहाँ पे GPA का सिस्टम होगा। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि एफिलिएटेड है विद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर भी 5 ईयर ही होगा, लेकिन ये 5 ईयर जो सिस्टम होगा ये कौन सा होगा, ये एनुअल सिस्टम होगा। तो जितने प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो 5 ईयर एनुअल सिस्टम पे चलेंगे, और जितने हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, वो 10 सेमेस्टर्स में इस प्रोग्राम को लेकर चलेंगी। सिलेबस के बारे में अगर मैं आपको गाइड करूँ तो इस सिलेबस के हवाले से सबसे पहली चीज़ है, इसमें जो पहला पोर्शन है वो एसे का है, और एसे के साथ साथ पर्सनल ओपिनियन का पोर्शन है। ये सब्जेक्टिव पोर्शन है, लेट के हवाले से ये सब्जेक्टिव पोर्शन है, यानी कि 15 नंबर का एसे और 10 नंबर की स्टेटमेंट। इसका रिज़ल्ट जैसे कि अगर 22 जनवरी को पेपर हो जाए तो 1 से 2 दिन बाद इसकी की अपलोड हो जाएगी, लेकिन वो की कितने मार्क्स की होगी, टोटल 75। फिर मज़ीद 1 से 2 हफ्ते के बाद आपको जो रिज़ल्ट आएगा उसमें रिमेनिंग जो 25 नंबर है उसके बारे में कैलकुलेशंस और सारा फाइनल रिज़ल्ट होगा। ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये उर्दू में भी लिखी जा सकती है और इंग्लिश में भी लिखी जा सकती है, लेकिन एक मेन टेक्निकल पॉइंट जो जहन में रखना है कि अगर उर्दू में लिखना है तो दोनों चीज़ें उर्दू में होंगी, अगर इंग्लिश में लिखना है तो दोनों इंग्लिश में। अगर आप एक इंग्लिश में लिखें और एक उर्दू में लिखें तो एक के नंबर मिलेंगे, एक के नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, चाहे वो आप बिल्कुल ठीक लिख कर आए। तो ये बात आपने जहन में रखना है। उर्दू इंग्लिश आपकी चॉइस है, बट उर्दू या इंग्लिश। ऐसे के हवाले से जैसे कि आज हमारा पहला टॉपिक यही है, तो जो हमारी लेट की बुक है इसमें 3 मल्टी ऐसे हैं। इसमें क्या है जनाब, 3 मल्टी ऐसे। और ये जो 3 मल्टी ऐसे इस बुक के अंदर मौजूद है, आज तक जितने लॉ एडमिशन टेस्ट के एग्ज़ाम हुए हैं इससे बाहर कोई भी ऐसे नहीं आया। तो मतलब अगर आप वो 3 मल्टी ऐसे को बेहतरीन करके याद कर ले तो आपका कितना सिलेबस कवर हो गया, 15। और जितने भी बच्चे हमारे पेपर दे के आए हैं उनके ऐसे में 11, 12, 13 नंबर, क्योंकि 3 ऐसे को याद रखना थोड़ा सा आसान है। इसी तरह पर्सनल स्टेटमेंट 10 के करीब दी हुई हैं, और आज तक ऑलमोस्ट सब पेपर्स में आप देखेंगे तो यही स्टेटमेंट्स रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर आप 15 से 20 नंबर बड़े आराम से ले सकते हैं। बाकी हमारे पास 30 से लेकर 35 नंबर हमने हासिल करने हैं, किसमें से, 75 नंबर में से। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ है, सबसे जो लार्जर पोर्शन है वो इंग्लिश का है, जिसके टोटल 20 मार्क्स है। इसमें सिनोनिम्स आते हैं, उसके बाद एंटोनिम्स आते हैं और प्रेपोजिशंस आती हैं। प्रेपोजिशन के हवाले से एक लेक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसका टेबल आपको दे दूंगा, आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लें। प्रेपोजिशन 4 से 5 बड़े आराम से आप कर सकेंगे। सिनोनिम और एंटोनिम ये डेली बेस्ड टेस्ट की सूरत में इंशाल्लाह आपको कल से ही मिलना शुरू हो जाएगा। हम पहले 10 दिन जो है इसमें पुराने 10 पेपर ही हल कर लेंगे, ताकि हमारे जो है वो ओवरऑल तैयारी हो जाए, और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को 1 बाई 1 डे बाई डे वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे। जो आपको हम टेस्ट देंगे डेली बेस पे वो 2 किस्म का होगा, एक फ़िज़िकल जो कॉपी के ऊपर, और मेन टेस्ट होगा आपका कंप्यूटराइज। उसमें फ़ायदा क्या होगा, वो वेब जनरेटेड टेस्ट होगा। आप मोबाइल पे उसको ओपन करें, जितनी बार आप उसको हल करना चाहें उतनी बार आप उसको हल सबमिट करेंगे, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। सबमिट करेंगे और आपको सही और गलत का पता चल जाएगा। तो आपकी जो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट वो क्या है कि जब तक उस टेस्ट में से आप सारे नंबर कंफर्म नहीं लेंगे तब तक आपकी छुट्टी नहीं होगी। ये कल से इंशाल्लाह टेस्ट 1 से आपको हम स्टार्ट उसकी तैयारी करना चाहें तो बुक के अंदर टेस्ट मौजूद है, टेस्ट 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस में मौजूद है। इसी सीक्वेंस के साथ कल से आपका टेस्ट होगा। इंग्लिश के कितने मार्क्स हो गए, 20। जीके का फिर पोर्शन कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। जीके के 20 मार्क्स में जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट रिपीटेड है, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट, 3 से 4 नंबर यहाँ से आते हैं। उसके बाद 2 से 3 नंबर कहाँ से आएंगे, यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, करेंसी और कैपिटल के बारे में। फिर अमेरिका के सदर के बारे में एक सवाल
ज़रूर आता है। तो हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ से आना है, ये क्वेश्चन यहाँ से आना है। उसके बाद पाक स्टडी का पोर्शन, ये मैं कहता हूँ कि आसान तरीन पोर्शन है। इसके लिए एक सिंगल लेक्चर मैं आप लोगों को दूंगा, उसके अंदर पूरी पाक स्टडी कवर होगी और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। वैसे हमने जो पिछले दिनों में पढ़ा है उसमें हमने इसको कवर भी किया, आपके जितने पेपर होंगे वो उसी से ही आएंगे। ये 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 1947 तक का जो पीरियड है वो किस में है, पाकिस्तान स्टडी में। फिर उसके बाद इसमें उर्दू का पोर्शन आ जाएगा। उर्दू के अंदर क्या है, टोटल 10 नंबर है, 4 लेक्चर है जिसमें हमने उर्दू ग्रामर इंशाल्लाह कवर करनी है। और उर्दू ग्रामर को कवर करने के बाद उसका जो अगला हिस्सा है वो किस चीज़ के ऊपर है, उसमें कुछ वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस और अल्फाज मुतरादिफ और मुतज़ाद वो इसके अंदर आ जाएंगे। और आखिरी पोर्शन है मैथ का, जिसके अंदर टोटल कितने नंबर है, 5। ये इसमें 3 सवाल तो मैं आपको कंफर्म बता दूंगा जो हर बार आते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से उन लोगों को आता है जिनका मैथ का बैकग्राउंड है। 3 क्वेश्चन बहुत आसान है, जो कि मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आएगा, एक परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा। वो 3 क्वेश्चन तो 100%, जो मैं आपको 20-25 सवाल पढ़ाऊंगा उसमें से 3 सवाल कन्फर्म आ जाते हैं। और बात है, कोई बंदा सोच लो कि 3 नंबर से क्या होता है, जो पिछले फेल वाले आप उनको देखेंगे तो 47-48 वालों की लाइन लगी होगी, ठीक है, 47, 48 और 49 एक एक नंबर माने रखता है। ये कितने हो गए, 20, 40, 50, 60 और ये क्या हो गया जनाब, 65। और आगे रह गया इस्लामियात। इस्लामियात के कितने मार्क्स हैं, 10। तो टोटल कितने हो गए, 75 मार्क्स हो गए। इस्लामियात का भी एक ही लेक्चर करेंगे, एक लेक्चर पाकिस्तान स्टडी का करेंगे, लेकिन पहले जो पास पेपर्स हैं कल हम उनको इंशाल्लाह एक साइड से स्टार्ट करेंगे। और पास पेपर इसलिए नहीं होते कि आप उन्हीं को याद कर लें, पास पेपर इसलिए होते हैं कि उनसे हमें पता चले कि हमने पढ़ना क्या है। तो पास पेपर को पढ़ते भी कैसे हैं, इस तरह पढ़ते हैं कि अगर उसने कहा कि जनाब बताया कि दुनिया की सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो क्या है, तो आपने अभी सिर्फ ये नहीं कहा कि लॉन्गेस्ट रिवर, बल्कि आपने ये देखना कि अच्छा लॉन्गेस्ट रिवर का पूछा है, लार्जेस्ट माउंटेन भी पढ़ लेते हैं, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन का भी पढ़ लेते हैं, लॉन्गेस्ट रोड का भी पढ़ लेते हैं। तो इस तरह करके हम जब पढ़ेंगे तो हमारे लिए पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान। और हम वो चीज़ पढ़ेंगे जिसकी पेपर के लिए ज़रूरत है। तो ये हमारा क्या हो गया जनाब, सिलेबस का आपको पता चल गया। 75 नंबर ये और 25 नंबर जो आपके ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के, तो टोटल मार्क्स क्या हो गए, 100 हो गए। अब चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ, जो बेसिकली ऐसे के साथ रिलेटेड है कि कौन सा ऐसे बुक्स आप लोग जिनके पास है बुक्स आप लोग खोल लें। जो लोग ऑनलाइन में हमें साथ ज्वाइन कर रहे हैं या घरों में बैठ के ये तैयारी कर रहे हैं, तो अगर अभी तक उन लोगों के पास ये बुक मौजूद नहीं है तो आप ये बुक ले लें, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी हम बोर्ड पर अगर लिखते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है, तो हमने बुक के साथ चलना है। बुक आप लोग खोल के रखेंगे तो वहाँ से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ऐसे के लिए मैं आपको पेज नंबर बता दें, तो आप ऐसे ओपन करें ताकि मैं ऐसे को स्टार्ट करते हैं। जी तो जनाब, जो मैंने आपको बुक के बारे में बताया, 454 पेज आप लोग खोल लें। 454 पेज है, इस पे मल्टी ऐसे मौजूद है और ये उर्दू में भी है और ये मल्टी ऐसे जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। लेकिन मल्टी ऐसे को याद करने का तरीकाकार और इसको लिखने का तरीकाकार, देखें, ये एक कंप्रोमाइजिंग ऐसे होता है जिसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि इसके अंदर हमने 25 टॉपिक्स को इकट्ठा किया होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सर्टन टॉपिक्स के ऊपर एग्जैक्ट नहीं होती, लिहाजा हमें उनको क्या करना होता है, थोड़ा सा साइड पे करना होता है। उसके बाद नॉर्मली जो 90% ऐसे है ये सब टॉपिक्स के लिए होता है, 10% ऐसे होता है जो उसमें दरमियान में 3 या 4 टॉपिक्स पे फिट और होता है और बाकी के ऊपर वो फिट नहीं हो होता। एक इस चीज़ का ख्याल रखना। दूसरा, जब आप इस ऐसे को खोल के देखेंगे तो आपको जगह जगह पर क्या मिलेगा, ब्लैंक स्पेस मिलेगा, ठीक है। अब इस ब्लैंक स्पेस का क्या मतलब, इसके जो आप टॉपिक्स देखें, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन, मार्वल्स ऑफ साइंस, साइंस एंड ह्यूमन कंफर्ट, साइंस एंड रिलीजन, साइंस एंड इस्लाम। कुछ फिक्रें हैं जो सिर्फ साइंस एंड रिलीजन एंड साइंस एंड इस्लाम के साथ है, वो इन 2 ऐसे में लगाने हैं, बाकी किसी ऐसे में आपने नहीं लगाने। वंडर्स ऑफ मॉडर्न साइंस, वैल्यू ऑफ साइंस इन एवरीडे लाइफ, टेक्नोलॉजी इज़ द की टू सोशल चेंज, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड वार, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, इंटरनेट एडिक्शन,
media in Pakistan, importance of social media, importance of newspaper, importance of advertising, progress in science and technology, the age of machines, science, the cause of human suffering, science in the service of humanity, modern technology, scientific technology. उर्दू में पूरी लिस्ट इस साइंस का इस्तेमाल, साइंस के करिश्मे, साइंस की खिदमत, साइंस के कमालात, साइंस और इंसानी सुकून, साइंस और मज़हब, साइंस और इस्लाम, जदीद साइंस के अजायबात, रोज़मर्रा ज़िंदगी में साइंस की कदर, टेक्नोलॉजी समाजी तब्दीली की कलीद है, टेक्नोलॉजी, साइंस और जंग, फ़नी और पेशा वराना तालीम की अहमियत, इंटरनेट की लत या इंटरनेट का इस्तेमाल, पाकिस्तान में मीडिया, सोशल मीडिया, अखबार की अहमियत, इश्तिहारात की अहमियत, साइंस और टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त वक्त की ज़रूरत, मशीनों का दौर, मशीनें, साइंस इंसानी मसाइब की वजह, इंसानियत की खिदमत में साइंस, जदीद टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी। अगर आप पास्ट पेपर में देखें तो यहाँ से आपको एक मजमून ज़रूर क्या होगा, रिपीटेडली नज़र आएगा। यहाँ पे तरीक़ाकार क्या है, जो टॉपिक आपके पेपर में आए जब आपने उसको स्टार्ट करना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज़ द एज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स। जो भी ऐसे आएगा ये फ़िक्रा वैसे का वैसा, कि किस चीज़ का दौर है, साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मशीनों का दौर है। साइंस टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स, द मॉडर्न मशीन्स हैव ब्रॉट ग्रेट रेवोल्यूशन इन ऑल द फील्ड्स ऑफ आवर लाइफ। जो जदीद मशीनें आई हैं उन्होंने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। द इम्पॉसिबिलिटीज़ हैव बीन अचीव्ड थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। नामुमकिनात को हमने हासिल कर लिया। नामुमकिन नहीं था फ़िज़ा में उड़ना, हम जहाज़ में उड़ते हैं। नामुमकिन नहीं था दरिया में तैरना, दरिया में सफ़र करना, हमने जहाज़ बनाकर उसको क्या कर लिया, हासिल कर लिया। नामुमकिन नहीं था लाहौर से कराची 10 घंटों में जाना, हमने सड़कें और गाड़ियाँ बनाकर क्या कर लिया, इस काम को हासिल कर लिया। किसकी वजह से, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से। द फेस ऑफ अर्थ हैज़ चेंज्ड, चेंज हो गया। पहले लोग गर्मी में होते थे, अब एसी आ गए, अब हर जगह पे मशीनें आ गई, बुलंदो बारा इमारतें आ गई हैं, दुनिया का जो रुख है वो चेंज हो गया। द होल वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। यहाँ से अमेरिका, अभी आप बात करें, आप फ़ोन पे बात कर लेंगे, ये ग्लोबल विलेज बन गया पूरी दुनिया। आपको कहीं पे इंफॉर्मेशन चाहिए, वहाँ पे मौसम कैसा है, हालात कैसे हैं, लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। दुनिया के किसी भी कोने में मैच होता है, पाकिस्तान में बैठ के देखते हैं, तो क्यों, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सो मैनी वंडरफुल मशीन्स दैट नाउ वी फील प्राउड टू बी ह्यूमन। अब हमें इंसान होने पर फ़ख्र होता है क्योंकि साइंस ने ऐसी चीज़ें ईजाद की है। और दरअसल ईजाद किसने किया, इंसान ने। अब है डैश हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेली लाइफ। ठीक है, डैश हैज़ बिकम, तो क्या हो गया, साइंस हैज़ बिकम, टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम, सोशल मीडिया हैज़ बिकम, एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम। जो भी उसने टॉपिक दिया होगा वो क्या होगा, हैज़ बिकम। अगर रिलीजन एंड इस्लाम साइंस है तो फिर रिलीजन नहीं, साइंस हैज़ बिकम important part of our life. After the Second World War, great progress has been made in the field of, जितनी तरक्की हुई है हुई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद है। टेक्नोलॉजी, साइंस, एडवर्टाइजिंग, तो कुछ भी आएगा तो ये फिक्रा सबके लिए क्या है, बिल्कुल ओके है। वी हैव इन्वेंटेड रेडियो, कलर टेलीविज़न, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर। अब यहाँ तक तो बात नहीं रह जाएगी, इसमें इजाफा कर लें, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, सीसीटीवी कैमराज, ये सारी चीज़ें अब इसमें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। फॉर आवर एंटरटेनमेंट, साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। क्या है जनाब, ट्रांसपोर्ट के ज़राए, जहाज़, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल। वी हैव कार्स, बसेस, बाइक्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स एंड शिप्स एट्सेट्रा फॉर ट्रैवलिंग। वी illuminate our houses with electricity. We use electric iron stoves, refrigerators, electric fans etc. in our houses. कर रहे हैं ना, सर्दी में कहाँ खड़े होते, हीटर चला लें, आराम के साथ खड़े हो जाएंगे। किसकी वजह से, साइंस की वजह से। एडवांटेज क्या है जनाब, आवर एग्रीकल्चर, आवर फॉरेस्ट्री, फिशरीज हैव आल्सो डेवलप्ड बाय। अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, ये इसमें कोई शक नहीं कि साइंस से तो ये क्या हो गए, डेवलप हो गए, टेक्नोलॉजी से क्या हो गए, डेवलप हो गए। लेकिन अगर बात करेंगे कि सोशल मीडिया से, क्या सोशल मीडिया से हुए, हाँ फ़र्क तो पड़ा है। कैसे, अब सोशल मीडिया के ज़रिए से लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को तरीके बता रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि आप ये कर लें, इस तरह कर लें और इस तरह कर लें, तो वो बिल्कुल उसमें फ़ायदा हुआ है। वी हैव न्यू टाइप्स ऑफ प्लोज, मैन्योर, सीड, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र
विच आर इंक्रीजिंग अवर आउटपुट। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या कर ली है, नए नए बीज बना लिए, नई चीज़ें बना ली जो हमारी ज़राअत की पैदावार को बढ़ाने में हमारी मदद कर रही हैं। वी हैव मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, साइंस टेक्नोलॉजी। अब ये फिक्रा जो है ये सोशल मीडिया के लिए नहीं सही, ये एडवर्टाइजिंग के लिए ठीक नहीं है। तो वहाँ पर बाकी फ़िक्रे हो सकते हैं, इन फ़िक्रों को हमने क्या कर देना, थोड़ा सा कट कर देना। उसके बाद इन शॉर्ट द वंडर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वंडर ऑफ साइंस, वंडर ऑफ सोशल मीडिया आर सो मैनी दैट दे कैन नॉट बी काउंटेड। इन द टाइम टू कम देयर विल बी मोर वंडर्स, दे विल लीव द पास्ट वंडर्स फार बिहाइंड। आने वाले वक्त में और ज़्यादा जिद्दत आएगी, और ज़्यादा तरक्की होगी, और जिन बातों पे आज हम फ़ख्र करते हैं उनको हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। मिस यूज़ और डिसएडवांटेज क्या क्या है, इट हैज़ सेवरल डिसएडवांटेजेस टू, सबके हैं, साइंस के भी है, टेक्नोलॉजी के भी है, मीडिया के भी है, एडवर्टाइजमेंट के भी है, सबके हैं। क्या क्या है, इट प्रोड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए पहले जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे, अब वहाँ पर एक एक्सकेवेटर होता है, खुदाई करके चला जाता है, तो 10 मजदूरों की क्या हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट होगी या ना होगी। जहाँ पे फैक्ट्री में लोग काम करते थे, इंसान काम करते थे, अब कौन काम करता है, मशीनें। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन एडवर्टाइजिंग की वजह से नहीं आई, मीडिया की वजह से आई है, सॉरी मीडिया की वजह से भी नहीं आई, साइंस की वजह से आई है और टेक्नोलॉजी की वजह से। तो फिर हमने देखना कि यार ये फिक्रा यहाँ पे बनता नहीं। क्लास डिस्टिंक्शन एंड अ मटेरियलिस्टिक अप्रोच, ह्यूमन लेबर हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाई मशीन्स। अब इंसानी जो मजदूर थे उसको किसने रिप्लेस कर दिया है, मशीनों ने। द रिच गेंड मच एंड द पुअर वर एक्सप्लॉइटेड। अमीर अमीर हो गया और गरीब। एन एंडलेस क्लास बैटल स्टार्टेड, स्ट्राइक्स एंड लॉकडाउन्स बिकेम वेरी कॉमन। तो जब इस तरह के मामलात होते हैं तो यूनियन, जो लेबर यूनियंस होती है वो क्या करती हैं, स्ट्राइक्स करती हैं, लॉकडाउन करती हैं, तो ये मसले बन गए। दीज मशीन्स हैव कम्प्लीटली चेंज द कंसेप्ट ऑफ वार। पहले लोग जाते थे, जंगे लड़ते थे, तलवारें, नेज़े, अब सब कुछ क्या हो गया, ख़त्म। बैठे बिठाए बटन दबाओ, बम गया और अगला मुल्क तबाह। डैश हैज़ गिवन वाइडर एंड इंटरनेशनल कलर टू द वार्स। पहले इंटरनेशनल कलर नहीं था, अब एक दुनिया का, अमेरिका कहाँ से आया, वो उधर से उठा, जहाज़ों के ज़रिए से आया और उसने अफ़गानिस्तान में क्या कर दिया, अटैक। अगर ज़मीन से आता तो कभी भी पहुँच ना आ सकता, लेकिन उसने ये सब कुछ कर दिया। लेकिन क्या हुआ, इन द पास्ट वार्स वर लिमिटेड टू बैटल फील्ड्स, बट द मॉडर्न वार ब्रिंग्स ruin एंड devastation नॉट ओनली इन द आर्मीज आल्सो टू द पुअर सिविलियन। तो अब पहले सिर्फ जंगे, फौज लड़ती थी और आवाम के ऊपर कुछ भी मजालम नहीं होता। अब क्या होता है, बम चलाओ, वो ये नहीं देखता कि ये फौजी है या आम शहरी है। ए वार बिटवीन टू नेशंस स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर थ्रू आउट द वर्ल्ड, एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ इज अफेक्टेड, यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। किसकी, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, मीडिया की, एडवर्टाइजिंग की। इट इज सपोज दैट ऑल रिलीजियस एंड अगेंस्ट डैश रिलीजियस आर। अब साइंस और टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम मज़हब क्या है, साइंस के क्या है, खिलाफ। लेकिन अब हम बात करें जो अगर हमारा टॉपिक आएगा साइंस एंड रिलीजन, साइंस एंड इस्लाम, तो फिर सिर्फ ये आखिरी टॉपिक ऐड करेंगे, पूरा मजमून क्या हो जाएगा हमारा, साइंस एंड इस्लाम पे आ जाएगा। बट इस्लाम इज नॉट अगेंस्ट द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न मशीन्स। In fact, it lays stress upon use of it for the betterment of the humanity. But Islam is against the wrong use of social media, wrong use of science, wrong use of technology. Our religion Islam has laid down great stress on the acquisition of knowledge. The Holy Prophet, peace be upon him, has urged the Muslim to get knowledge even if they have to go to China. He said, the ink of a scholar is more sacred than the blood of a martyr. As a conclusion, we can say that science is double-edged weapon and we shall use it for the useful purpose as Islam has taught us. आखिरी पैराग्राफ उस वक्त लगेगा जब आपका इस्लाम को उसमें क्या आएगा, जिक्र आएगा, अदरवाइज लास्ट पैराग्राफ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे आप कर लेंगे, मैंने आपको बताया थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग ऐसे होते हैं, कुछ फ़िक्रे एडजस्ट हो सकते हैं, कुछ एडजस्ट नहीं हो सकते। मज़ीद इसमें कुछ न्यू एडिशन भी मैं आपको करके दूंगा ताकि जो कुछ नए सेंटेंस हैं वो भी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड। आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं और आपको इस, और अगली बात ये है जब आप इसको पढ़ेंगे फ़ायदे और नुकसान, अब जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसकी जगह पर्सनल ओपिनियन आ रही है, तो वो आपसे अगर उसके बारे में पूछे तो यही मजमून होगा, सिर्फ फ़र्क है कि मजमून लिखा जाता है थर्ड पर्सन में, साइंस ये करती है, ये होता है, वो होता है, और पर्सनल ओपिनियन होता है कि मेरे मुताबिक, वो सिर्फ इतना करना कि मेरे मुताबिक साइंस ऐसी है, मेरे मुताबिक टेक्नोलॉजी ये है, मेरे मुताबिक
साइंस के फ़ायदे ज़्यादा हैं या साइंस के नुकसान? साइंस के ये फ़ायदे हैं, साइंस के ये नुकसान हैं। मेरे मुताबिक इसके नुकसान तो है लेकिन फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा है। बात पर्सनल ओपिनियन में क्या हो जाएगी, मेरे मुताबिक। वो जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अभी कल के लिए हमारा क्या है, मजमून है, जिसने उर्दू में लिख कर आना है वो पहले नंबर पे असाइनमेंट चाहिए मुझे, देख कर लिख कर लाएं। याद करके अलग आना है और देख के लिख के, जब देख के लिखेंगे आपको स्पेलिंग याद हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो इसमें जो सबसे बड़ी गलती हो, है, हूँ, होते हैं, वो ता, ती, ते की गलतियाँ आपकी क्या हो जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी। मज़ीद जो असाइनमेंट जमा करेंगे, जो आपकी गलती होगी वो कल हम इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। तो कल की क्लास से पहले आपकी असाइनमेंट जमा होनी चाहिए और साथ ये याद भी करके आना है। ये 3 ऐसे तो इस तरह के इसमें लफ्ज़ ब लफ्ज़, कॉमा, फुल स्टॉप, स्पेलिंग हर तरह से बेहतरीन अगर होंगे तो 15 में से 10-12 नंबर हमारे इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएंगे। बाकी तैयारी हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और ना सिर्फ हमारी ये चीज़ बल्कि पर्सनल स्टेटमेंट भी तकरीबन इसी से क्या होगी, आपकी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा एक पर्सनल स्टेटमेंट हम आपको और करवाएंगे। अब यहाँ तो कुछ सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो इंशाल्लाह कल की क्लास में